तो हाय गाइस, आज आपको हम लेकर आए हैं 10th क्लास का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो गाइस बता दूं मैं जिज्ञासा क्लास 5 के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और आपको लाइक करो, सपोर्ट बनाए रखें और आपको हर चैप्टर की यहाँ पर पीडीएफ मिलती जाएगा और नोट्स आप यहाँ से बनाते जाए। चलो तो हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इससे पहले इनको करने से पहले हम देखते हैं परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण तभी होगा जब किसी ना किसी चीज में परिवर्तन होगा। जैसे मान लो कि एक बच्चा होता है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी जब किसी भी पदार्थ की अवस्था बदल जाती है वो कहलाता है परिवर्तन। तो हमने भी देखा है पदार्थ की अवस्था का बदलना कहलाता है परिवर्तन। परिवर्तन हमारे दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं तो पहला है भौतिक परिवर्तन। तो ये भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसकी अवस्था बदल जाते हैं लेकिन वापस उसी अवस्था में को आ जाता है, उसे भौतिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। जैसा अपन बात करें भौतिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में अल्प समय के लिए परिवर्तन होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। तो भौतिक परिवर्तन की कुछ विशेषता है, कुछ उसकी गुण है, कुछ गुणों को देखते हैं। पहला गुण है कि भौतिक परिवर्तन में जिस पदार्थ के साथ क्रिया करवाते हैं उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हमने किसी भी पदार्थ के साथ क्रिया करवाए उसे पुनः वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा कि ये परिवर्तन अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब है थोड़ी देर कुछ समय के लिए बनेगा फिर वापस से ये उसी अवस्था में आ जाएगा। जैसे अगला है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे बालों को काटना, बाल कट गए तो वापस से नए बाल आगे, नाखून को काटना है, बर्फ से जल बनना, जब जल से बाष्प बनना, ये सारे परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन किया उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय यानी कुछ समय के लिए, जैसे अपन बात करें लोहे को गर्म करना। अब जैसे लोहा है, मम्मी जब चिपटा उसे खाना पकाते हैं तो गर्म हो जाता है, उसके बाद फिर वापस से वो ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार कागज को फाड़ना, कागज को फाड़ा आता है, फिर इसमें से कोई नया पदार्थ तो नहीं बनता है लेकिन हमने कागज फाड़ा और वापस से उसको चिपका भी सकते हैं। ऐसे ही मोम का पिघलना, जब मोम को गर्म करते तो तरल लिक्विड फॉर्म में आ जाता है लेकिन वापस से कुछ क्षण बाद ठंडा होके कठोर हो जाता है। बालों को काटना, बाल काट दिए कुछ समय के बाद नए बाल आ जाते हैं लेकिन कोई नया परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये कहलाता है हमारा भौतिक परिवर्तन। आगे बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की, केमिकल चेंजेस। तो रासायनिक परिवर्तन क्या कहता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ उसके रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। यानी सब कुछ बदल जाता है, रंग, रूप, अवस्था, सब कुछ बदल जाने की प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। जैसे हम कुछ उदाहरणों की बात कर लेते हैं कि क्या क्या होते हैं रासायनिक गुण के उदाहरण। जैसे किसी के शरीर में वृद्धि होना, एक बार वो बड़ा हो गया तो वापस उसको छोटा नहीं कर सकता है। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता देख लेते हैं। इसमें जिस पदार्थ के साथ क्रिया करवाते हैं उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे हमने लोहे की क्रिया ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ में करवा दिया, हाइड्रोजन वायु के साथ में करवा दी तो लोहे पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। जंग लग गई फिर वापस से वो पुनः ट्रेन के जैसा मौका प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे भोजन हमने खाया है और खाने के बाद वो पच जाता है, फिर वापस उसको पचा के बाहर नहीं निकाल सकते, उसको रोटियां नहीं मान सकते। अगला है ये परिवर्तन स्थायी होता है, ये भी एक बार हो गया सो हो गया, वापस तुमसे उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। अगला है इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है,
कोई नया पदार्थ बनता है, जैसे दूध से दही बन गया, नया पदार्थ बन गया। ये परिवर्तन कौन क्रमणीय होता है, अनुच क्रमणीय होता है। तो मतलब होता है वापस तुमसे उसी अवस्था में नहीं ला सकते, एक बार हो गया सो हो गया। जैसे अपन बात करें हाथ का कटना, अगर हाथ को फाड़ दें तो वापस से होना हाथ नहीं आ सकता, ठीक है ना। अगर ऐसा होता तो हर कोई कहते हैं ये काटे, कोई टेंशन नहीं, वापस से आ जा रही। लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है, ठीक है ना। लोहे पर जंग लग रही, एक बार लोहे पर जंग लगी तो उसे वो धीरे धीरे संचार हो जाता है कि समा या तक हो जाता है। अगला है दूध से दही का बनना। एक बार दूध बन गया तो वापस से दही नहीं बनेगा। तो जैसे एक माँ अपने छोटा सा बच्चा होता है उसको दूध पिलाती है, तो लेकिन थोड़ी देर बाद वो बच्चा दही की उल्टी कर देता है। उसका कारण होता है कि हमारे शरीर में एक रेनिन एंजाइम पाया जाता है, उस रेनिन एंजाइम के कारण ही माँ का दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए डॉक्टर जो होते हैं ये बता दें कि दूध की अपेक्षा हम घी का सेवन करेंगे तो शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है। अगला है शरीर में वृद्धि होना। एक बार शरीर में वृद्धि होगी वापस से अपन छोटे नहीं होते। फल तथा सब्जियों का सड़ना, सब्जियां फल सड़ गए तो लेकिन वापस से इनको सही नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। जैसे एप्पल खराब हो गया, सेब खराब हो गया हमारा, तो हम उसे नया ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं वापस से नया आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ये खराब हो चुका है, उसमें परिवर्तन हो चुका है, ठीक है। मोमबत्ती का जल गया, हमने मोमबत्ती का जलना है तो उसमें से कुछ ना कुछ तो नया पदार्थ निकल रहा है ना, जैसे ऊष्मा निकल रही है, मोमबत्ती जल रही है। अब भोजन बच रहा है तो उससे ऊर्जा मिल रही है। ये सारे के सारे गुण क्या कहलाते हैं, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो हम जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, उनके विशेष गुणों के बारे में, विशेषताओं के बारे में देखा। अगला हमारा टॉपिक है बेटा रासायनिक समीकरण। आप हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है, रासायनिक समीकरण। समीकरण ही है इस चैप्टर में, कुछ है भी नहीं। तो अपन समीकरणों के बारे में देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं, यानी रासायनिक जो अभिक्रिया हो रही है उनकी शब्द समीकरणों के स्थान पर, यानी शब्द और समीकरणों के स्थान पर सूत्र प्रातीक व यौगिकों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता। तो यानी उनके शाब्दिक अर्थ में नहीं चलेंगे, अपन चलेंगे सूत्र प्रातीक और यौगिक के रूप में। जैसे अपन बात करते हैं जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हम जैसे ही हमारे बोर्ड में कोई रिएक्शन आती है तो अपन को हिंदी में ही है, वो डायरेक्ट बोलेगा कि रासायनिक समीकरण क्या है, एक अभिक्रिया द्वारा दर्शाई। तो हमको दर्शाना हुआ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है, H होता है। उसी प्रकार ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, वो होता है। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर आपको लिखा O2 प्लस H। तो H2 और O2 का अर्थ क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, O2 गैस है, और गैस जो होती है उनका जो अष्टक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो पूरा नहीं होता है। तो जैसे एक बार समझो, जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आता है एक नंबर, एक नंबर पर आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि इसको हमारी मैथ क्लास में चैप्टर है परमाणु फलक, उसमें एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है बोर। तो उसने कहा था कि जो कोई भी परमाणु होता है तो उसके चारों तरफ का चक्कर लगा, और चक्कर लगा दिया तो मान लो कि उसने कहा तो पहले कक्षा के दूसरे एल एम और एन, तो के में दो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसमें 8 और इसमें 18 और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से करे जा सकते। जैसे हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन है तो इसके जैसे परमाणु हाइड्रोजन का तो समझ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसको क्या करना है, तीन क्वेश्चन पहुंचना है, तो एक क्वेश्चन तभी पहुंचेगा जब एक इलेक्ट्रॉन कौन होगा। अब होगा कैसे, तो अपन ने क्या लिखा, H2 लिखा है। इस H2 के साथ में क्या बनाएगा, बॉन्डिंग करेगा, बंध बनाएगा, तब जाके ये एल उसमें पहुंच पाएगा, ठीक है ना। जैसे आप बात कर ले तो थोड़ा सा, तो हाइड्रोजन इसके पास में भी ये एक इलेक्ट्रॉन है,
और ऐसे हाइड्रोजन के पास में क्या है, ये आपस में भाई भाई से बॉन्डिंग कर रहे हैं और बॉन्डिंग करेंगे तो इनमें जो आपस में बनाई जिस प्रकार से बल्ब बनाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही हाइड्रोजन के कोष में पहुंच जाएंगे, इसलिए हम इसे लिखते हैं H2। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लिखते हैं और दोनों की कमी होती है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, वो होता है 2,6। अब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेंगे, ये शेयर कर लेंगे। अब शेयर करेंगे उसी प्रकार यहाँ पर जितनी भी अपना गैस से नहीं हो, ठीक है, जितनी भी गैसें होंगी ये गैस हमेशा डबल फॉर्म में पाई जाएंगे, ये विषय में डालना है। तो जैसे हमने लगा H2 प्लस H2 एक बन गया समीकरण, क्या बन गया समीकरण। जैसे और बात कर लेते हैं, जैसे C प्लस O2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सुनो CO2, ठीक है ना। इसी प्रकार और बात कर लेते हैं, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू Mg2। अब इसको संतुलित करें, संतुलित करेंगे तो क्या निर्देश आगे हो लगाए, जहाँ यहाँ लगाना है यहाँ लगाना है, यहाँ बिल्कुल ऊपर नीचे पीछे लगाना है, जो भी करना आगे से, ठीक है ना। वो लगा क्या लगा आगे देखते हैं रासायनिक समीकरणों को लिखने के नियम। अब इन समीकरणों को इसके अब इनको लिखने के भी नियम होते हैं। जैसे हम कोई चीज करते हैं तो पहले उसका चार्ट बना लेते हैं, जैसे मकान बनाते चार्ट बना लेते हैं, तो उसी प्रकार से हम इस समीकरण को करने से पहले इनके नियम बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि हर साल पेपर में एक न एक नियम खाली जगह में ऑप्शन टाइम क्वेश्चन पूछा जाओ। तो पहला नियम क्या कहता है हमारा, तीर के चने के बायु, यानी तीर का चिन्ह है ये रहा, ठीक है ना, यानी ये बायु कोष, बायु का मतलब होता है अपना खैरा भाग। इसको ध्यान से करना, देखो मेरा इधर आ रहा है ये वाला था, ठीक है ना। अब ये क्या है, तो इनके चिन्ह के बाईं ओर लिखे जाने वाले यौगिकों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखें तीर के चिन्ह के दाईं ओर लिखे जाने वाले यौगिक उत्पाद, यौगिक को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अगर तीर के चिन्ह के दाईं ओर है तो उसे अभिकारक और बाईं ओर है उसे उत्पाद। पहला तो नियम ये कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है, अभिकारकों को उत्पादों से अलग करने के लिए उनके मध्य ही का चिन्ह लगाया जाए। तो अभिकारक ये होशी सारे के सारे क्या है, हमारे अभिकारक है, क्या है अभिकारक है ना। अभिकारक अभिकारक उस और उत्पाद ये सूत्री बने के रिजल्ट वाले भागों के चिन्ह के होने की तरफ उत्पाद है ना। उत्पादों को अभिकारकों को अलग करने के लिए बीच में अंदर तीर का चिन्ह लगाता है, ठीक है ना। जैसे वायुओं वाला है, जैसे कहते हैं क्रिया से कारक, जो दोनों को अलग करने के लिए अमूल का लगा दिया, हाँ तीर का चिन्ह लगा दिया और ये नया कहलाएंगे उत्पाद, क्रिया फिर कहलाएंगे इसे वायु वाली क्रिया को, ठीक है ना। तीसरा नियम क्या कहता है, कभी कभी रासायनिक समीकरणों को जोड़े और तोड़ने के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन इसमें सिर्फ खाली जगह हर साल पूछी जाती है, इस समीकरणों को जोड़ने और तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो मैं बताता हूँ आपको, समीकरणों को जोड़ने तोड़ने के लिए दाल पर तुम रहेगा दुश्मन प्रकाश बन देंगे, यानी जब भी हम कोई चीज को प्रेशर डालते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जाती है, फूट जानी है। अब हम दाव लगाए पत्थर कब कब जोर से मारेंगे, पत्थर में क्या होगा, टूट जाएगा। फल को ले लो, किसी भी चीज को ले लो आप, ठीक है, यानी दाव आप प्रेरक ऊष्मा और प्रकाश विद्युत देने पर समीकरण क्या होगा, टूट जाएगा। आदि की आवश्यकता होती है, जिन्हें तेल के जल के ऊपर लगाया जाता है, जबकि कोई रिएक्शन करवाते हैं तो हमें तो तेल के जल के ऊपर इन चीजों को लिखा जाता है। अगर ये क्या कहता है हमारा, यदि यदि अभिकारक तथा उत्पादों में यौगिकों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, या चाहे तो अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो या उत्पाद 2 या 2 तो उन दोनों के मध्य में प्लस का चिन्ह लगाया जाएगा। 2 या 2 से मतलब नहीं, और भी उसमें कितने भी हो उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगा दिया जाएगा, ठीक है।
चिन्ह लगाते हैं। ये हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या कहता है कि रासायनिक समीकरणों को और अधिक, यानी रासायनिक समीकरणों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए, हाँ, आमजन मनुष्य देखने के लिए क्या करते हैं, मेकअप करवाते हैं, दाढ़ी वाड़ी बनवाते हैं, चकाचक रहते हैं कि रहते हैं। तो इसी प्रकार इसको और अच्छा दिखाने के लिए क्या करते हैं, इनको बनाने के लिए उपयोगी सहज बनाने के लिए भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। भौतिक अवस्था हमारी वैसे तो 5 प्रकार की होती है, लेकिन आपके 3 प्रकार दे रखे हैं, ठोस, द्रव और गैस। और एक और है जलीय विलयन, जिसको या दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना कोई भी विलयन, तो उसे कहते हैं जलीय विलयन। और उसका सिंबल होता है एक्वा। एक्वा का मतलब एक टिश्यू। ठीक है, तो ये इस प्रकार से रासायनिक समीकरण है। और रासायनिक समीकरणों के ये क्या है लिखने के लिए मैं ऐसा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ये पार्ट है। हाँ, जो तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे लगाया है, इसमें समीकरणों को जोड़ने तोड़ने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसकी होती है ताप, दाब, प्रेरक ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है आवश्यकता होती है। रासायनिक समीकरणों को तुम्हारा जा सकता, स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। तो हमने देखा कि रासायनिक समीकरण के नियम, हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरणों के प्रकार। अब आपने रासायनिक समीकरण के किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरणों के नियम देख रहे, हम देखते हैं रासायनिक समीकरणों के प्रकार। तो हमारे समीकरण होते हैं दो प्रकार के, दो प्रकार के समीकरण होते हैं। पहला होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको परीक्षा में असंतुलित को कहा जाता है कंकाली समीकरण। ठीक है, रस नाम से कई बार ये आया है हमारी परीक्षा के अंदर। अगला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित यानी कंकाली का मतलब होता है कि जैसे अपन समझे कि हम मार्केट में जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं 1 किलो केला दे देना। अगर वो 1 किलो देता है तो तराजू बिल्कुल बराबर में आता। अगर वो कम देता है तो एक पढ़ना नीचे एक पढ़ना ऊपर है, तो यानी इक्वल नहीं है। और इक्वल नहीं है तो ये इस प्रकार की चीजों को कहते हैं हम असंबंधित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो देखते हैं प्रदर्शन कैसे देखते हैं कि ऐसा रासायनिक समीकरण, ऐसा कैसा, ऐसा ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीन तीन चयनित ये दोनों दीर्घांश अभिकारक और उत्पाद दोनों को अभिकारक तथा उत्पाद के तत्व और यौगिकों का परमाणु द्रव्यमान समान हो तो, समान न हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते। ना तो अभिकारक और ना अभी उत्पाद, दोनों समान नहीं है तो ऐसी समीकरण को कहते हैं हम समकालीन रासायनिक समीकरण। जैसे बात करें तो हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो हमारे जो उत्पाद बना है वो बना है H2O। यानी कहीं ना कहीं तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ कितने हैं, 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ दोनों चीजें वो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो ऐसे समीकरण को कहते हैं कंगाली समीकरण। और देखो एंजिन प्लस तो इसकी क्रिया के साथ जो करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। लेकिन यहाँ मैग्नीशियम तो एक है, यहाँ भी तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है, एक और यहाँ कितना है, यहाँ 2 है। ठीक है ना, तो ये भी कैसा है कंगाली रासायनिक समीकरण। N2 प्लस H नाइट्रोजन है तो एक हाइड्रोजन को अब इन दोनों की क्रियावन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है NH3 बनता है। अमोनिया बन जाता है NH3, लेकिन यहाँ है देखो एक, यहाँ 2 है, यहाँ H2 2 है तो यहाँ कितने हैं 3। ठीक है, जैसे प्रकार कॉपर है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन के लिए हम कहेंगे क्या बना कॉपर ऑक्साइड। ठीक है ना, तो ये भी यानी सांतन नहीं है, कोई कैसा समीकरण है ये कंगाली रासायनिक समीकरण है। तो इस प्रकार का समीकरण और भी है। ठीक है ना, सर मैग्नीशियम या ऑक्सीजन से करो तो जैसे अभिक्रिया करवाते हो तो क्या बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है ना, तो उसमें भी नहीं
आगे देखते हैं दूसरा है संतुलित रासायनिक श्रम। अब संतुलन का मतलब होता है कहीं ना कोई दुकान में जाना है, हमको सिर्फ किलो की डिमांड करनी है या रसगुल्लों की डिमांड करनी है, तो अपन देखेंगे वहां पर वो 1 किलो यानी बराबर जो तराजू बराबर खा जाते हैं, तो वो बाकी 1 किलो हो जाता है। और ऐसे ही समीकरणों को अपन कहते हैं रासायनिक समीकरण या अपन कहते हैं संकलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, देखते हैं परिभाषा क्या है। इसके जस्ट अपोजिट कर दो, ऊपर वाली के नीचे वाली का अपोजिट कर दो, या फिर रासायनिक कंगाली है तो उसमें थोड़ा सा जैविक करना है, आपको ना बोल दो यहाँ तो करना होगी तो बस उसकी परिभाषा कर दो। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके तीन जने के दोनों को हो, दिए थे जने के दोनों को हो, अभिकारक तथा प्रतिपादक के तत्व तथा यौगिकों का परमाणु द्रव्यमान समान है, उसे संकलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखना भी हमने कहा कि हमारे पास एच2 और क्या है O2 है, इन दोनों की अभिक्रिया करवाई तो हमने क्या क्या बना था, हमारा H2O बना। क्या ये संतुलित है? नहीं है। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने दो और यहाँ कितने दो, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है दो, इधर तो कोई दिक्कत नहीं, इधर ऑप्शन 2 है या फिर कितना है 3 है, तो ऐसा क्या करेंगे 2 हो जाए। तो बताइए, तो जैसे अपन क्या करेंगे, हम इस ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए अगर एक का गुणा एक से करेगा तो एक ही आएगा, हम कर देते 2 का गुणा। एक बात ध्यान रखना है, जब भी कोई चीज जोड़नी है समीकरण में तो ना तो आगे जोड़ सकते हैं, ना ऊपर जोड़ सकते हैं, ऊपर ना नीचे जोड़ सकते। जब भी कुछ जोड़ना है तो हम आगे ही जोड़ेंगे। जैसे मैंने एक का तो कोई अर्थ होता नहीं, मेरा माध्यम था है तो 2, और मैंने जैसे ही यहाँ पर 2 लगाया तो हाइड्रोजन की संख्या को देखो 2 लगा दिए, अच्छा अब 4 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए 2 हो गए। तो अब इधर देख, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 4 है, तो ऐसा क्या करें कि 4 हो जाए, कितने से गुणा किया जाए, ये कितने से कर दो 2 से गुणा इसका कर दो। अब मैंने जैसे 2 से गुणा किया, अब देखो मेरा पूरा जो समीकरण है वो कैसा हो गया, बराबर हो गया। दोनों जो पाद और अभिकार दोनों चीजें हैं बिल्कुल बराबर इक्वल इक्वल हो चुकी है। और देखिए जैसे आपने लिया एम जी मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई है, तो हमने देखा यहाँ पर क्या बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देखने के लिए संतुलित है कि नहीं, यहाँ पर मैग्नीशियम 3 है और इधर कितने हैं एक ही, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3 है। तो हम बताइए कितने से इसका क्या करें गुणा करें कि ये इधर 2 हो जाए, तो आपके मन में सवाल छुटो सब तुमसे कर दो, ये हुआ है। हमने क्या किया इसका 2 से गुणा। अब जैसे 2 से गुणा किया तो भाई रसगुल्ला ही यहाँ देखना, यहाँ मैग्नीशियम के तो 2 होंगे और 2 हो गए मैग्नीशियम, फिर हम क्या करेंगे जल्दी हम 2 का गुणा करना करें, ठीक है ना। आगे देखिए तो हमारे पास एक और है सी यू कॉपर, सी यू प्लस एच हो जाता है कॉपर ऑक्साइड, क्या हो जाता है कॉपर ऑक्साइड। तो इसको भी संतुलन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ राशि बदलनी पड़ेगी। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इतना ऑक्सीजन है 2 और 2 ऑक्सीजन यहाँ एक है, तो कितने से गुणा करेंगे इधर तो हो जाए। ये ध्यान रखना उनको नीचे नीचे नहीं करना है, जो भी करना है आगे से करना है, ये करना है। और आगे से करेंगे तो पर 2 लगा लेंगे और जैसे ही यहाँ पर 2 लगाएंगे तो आपका जैसे 2 लगाएंगे तो कॉपर के कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और जैसे 2 हो गए तो इसकी भी संख्या यहाँ भी बढ़ जाएगी, तो इसकी भी संख्या क्या होगी बढ़ जाएगी। यहाँ भी क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे और 2 लगाए गए। तो हमने देखा है यहाँ पर जो दोनों पल्ले समान होंगे तो ऐसा जो समीकरण है तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जरा रिपोर्ट देखिए इसमें, हमारे पास है एच और इधर है क्या एच, क्योंकि ये गैस है, मैं पहले ही कह दिया था आपको कि गैस है गैस के डबल फॉर्म में होते हैं। इसकी साथ में भी क्लियर कराएंगे तो क्या हो रहा है NH3। अब इसको संतुलित आपको करना है आपका
सवाल है। ठीक है ना, क्योंकि पेपर आपको करना है, मुझे नहीं करना है, मैं तो सिर्फ आपको समझा सकता हूँ कि ऐसे करना है। आगे देखते हैं कि हमारा जो समीकरण है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो हमारा समीकरण है कि किसके माध्यम से इसको संतुलित किया जाता है, उसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, जिसके आधार पर समीकरणों को क्या किया जाता है, उसे संतुलित किया जाता है। ठीक है ना, देख लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरणों को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संकलित किया जाता है। इस नियम के अनुसार रासायनिक समीकरण में ना हमको किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता। यानी कोई सा भी परमाणु द्रव्यमान है, अगर मान के चलो जैसे हमारे पास एच एल आई वी वी यहाँ तत्व है, तो इसका एक दो तीन चार पाँच इन सभी की जो वैधता है वो ना तो आप इससे उत्पन्न कर सकते हैं, ना इनके परमाणु जो भार है वो इसको नष्ट कर सकते हैं। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। ओके, समझ में तो आए ना आपको? चलो तो हम स्क्रीनशॉट खींचिए। वो हम हमने अब तक पढ़ा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम बात था, वो आपने समझा भी। आगे जो विधि है जिसके द्वारा हम समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, जिससे उस विधि का नाम है, और ये विधि के ऊपर कई बार पूछी जा चुकी है, इसे कहते हैं हम हिट एंड ट्रायल विधि, या इस नाम से नहीं आती है तो इंग्लिश वर्ड ऑफ मेथड क्या है, एक समीकरण द्वारा समीकरण। देख रासायनिक समीकरणों को संकलित करने के लिए जितने भी समीकरण है उनको संतुलित करने के लिए विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इस विधि के अनुसार सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, एक नंबर का क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार कौन सी संख्या का चयन किया जाता है, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग कर, कौन से गुणांक का सबसे छोटा उपयोग कर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो हमारे पास जैसे अब देखो H2 है, अब हमने इसी तरह से एक संतुलित रासायनिक समीकरण में और तो बराबर किया। लेकिन ये विधि कुछ इस प्रकार से कहती है कि तंत्र के चारों को क्या लगाने, इस प्रकार से कोष्ठक लगाने। जब भी अपन करेंगे इन कोष्ठकों के बाहर करेंगे इस विधि को समझेंगे। ठीक है लोग, तो जैसे हमारे पास H2 है, इधर दो है, तो इधर ऑक्सीजन है दो, इधर कितना है एक। तो हम ना तो इधर लगा सकते हैं, ना इधर लगा सकते हैं, ना इधर लगा सकते हैं। जब भी लगाएंगे इस कोष्ठक के आगे लगाएंगे दो है, तो दो का दो, इसको बनाने के लिए अपन क्या कर देंगे, दो से गुणा कर देंगे। और इसी प्रकार जब यहाँ दो से गुणा किया हमने, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या होगी चार, तो दो गुना के कितने होते हैं, चार। तो इसी प्रकार हम यहाँ भी इसको चार बनाने के लिए दो से गुणा करें। ठीक है, तो अगला समीकरण देखते हैं कि एच इस प्रकार से इसमें भी लगा दी, ये लो। ठीक है ना, अगर पेपर मारना है तो आपको ये विधि इस प्रकार से संतुलित करनी और ऐसे समीकरण देना, धारा छोड़ना नहीं है, वरना पेपर नंबर पड़ जाए। ठीक है ना, तो जैसे मैग्नीशियम का एक है, इधर की एक मैग्नीशियम है, तो अपन क्या करेंगे, इसको संतुलित करने के लिए जब भी करेंगे कुछ आगे से करेंगे, पीछे से नहीं करेंगे। मैं पहले दिया हुआ था उसको। ठीक है, मैग्नीशियम है इधर, मैग्नीशियम है इधर, लेकिन ऑक्सीजन दो है, तो आपको क्या करना है, वो दो बनाने के लिए ऐसे गुणा करो, थोड़ी इसे गुणा कर देगा। जैसे मैंने दो से गुणा किया तो मैग्नीशियम की संख्या भी दो होगी, क्योंकि दो का गुणा किया, दो का गुणा किया, तो इसको संतुलित करना ही अपन क्या कर देंगे, दो से इसका गुणा, ये होगी सच। ठीक है, इसी प्रकार कॉपर है, कॉपर है तो हम क्या करेंगे, कॉपर
वो भी क्या करेंगे, इसी प्रकार इसी विधि द्वारा क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। इसके चारों तरफ पोस्टर लगा, और जैसे ही पोस्टर लगाते हैं और अगले पोस्टर लगा, देख रहे जरा, कॉपर एक है, क्या है, एक ही कॉपर है दोनों की तरफ, इधर ऑप्शन दोनों, इधर दो है, इधर एक है इधर दो, तो क्या करेंगे, तो उसे गुणा कर देंगे, जैसे उधर दो जमा कर देंगे। इसी प्रकार हमारे पास और समीकरण है। आप चाहे जितना भी दे सकते हो, परीक्षा में तो एक ही पूछेगा, बस एक पूछेगा, मैं तो आपको समझाने के लिए सारे समीकरण मैंने दे रखे हैं। ठीक है, ये कारण है, उनके कारण नहीं है। बाकी दो समीकरणों को हमको संतुलित करना है, ठीक है ना, छोड़ना है इसको बस। अगले दिन लिखे, अगर हमारा टॉपिक चालू होता है रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ से हमका मेन जो टॉपिक है, वो जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन करता है वो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही क्या करता है, सवाल पढ़ता है। छोटे छोटे यहाँ से एक दो दो नंबर के बहुत सारी अभिक्रिया पूछता है। सबसे पहले देखेंगे, किसी पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन का होना है। मैंने परिवर्तन जो करा था शुरुआत, तो तब भी कहा था किसी पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन का होना ही क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, जैसे हम बात करें मैग्नीशियम तार को वायु की उपस्थिति में जलाने पर उससे स्वयं का मुझे क्या होता है, आउट होता है। आपने देखा विवन जो होता है मैग्नीशियम का, उसको अपन वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, तो इससे नाम पदार्थ जलने के बाद राख जिससे अपन कहते हैं वो बरामद हो जाती है। ठीक है, जैसे आप मैग्नीशियम को जलाते हैं तो हमें इस मैग्नीशियम, ठीक है ना, जैसे में आप देख सकते हो मैग्नीशियम को उसको जला रहे हो, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको संतुलित करना है, तो बार बार लगाने की जरूरत होती है, पुष्टों में आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, संतुलित इस प्रकार से कर सकते। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि हमने एक संगवा का, ठीक है ना, मक्का ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ जो भी है, संगवा का इस प्रकार से, ठीक है ना, क्योंकि हमने कहा कि संगवा का फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क के अंदर हमने कुछ दानेदार जिंक के टुकड़े डाले, यानी छोटे छोटे जिंक के टुकड़े जो मशीनों से कटते हैं, तो उनके क्या डालते, टुकड़े डालते, वो भी किसमें डाले, साइनोसाइलिक अम्ल में। और जैसे ये दाने इस हमले के साथ क्रिया करेंगे, तो हम देखेंगे कुछ समय पश्चात ये इनका जो आकार है वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। और जैसे ही घटेगा तो इसमें से हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस कांच की नली द्वारा क्या कर दी जाएगी, निष्कासित कर दी जाएगी। अब इसको हमने क्या किया है, क्योंकि रबड़ की कॉर का इस प्रोसेस को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब बंद किया तो तब जाकर हमारी क्या रहती है, हाइड्रोजन गैस है। बराबर से देखो पिक्चर, हमने एक सर्को का फ्लास्क किया, दानेदार जंगली टुकड़े डालो, उसमें कुछ मात्रा में तनु सल्फेट मिला देते हैं। कुछ समय पश्चात क्या देखते हैं कि जिंक के दानों का आकार घट जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन जैसी गैस निकली यहाँ से, तो ये सारी चीजें, ये धातु है, ये अधातु, ये अम्ल है, ये धातु है। अगर हमारा जो साइकिल लेसन है, हम एसिड एंड बेस को उसमें बढ़ेंगे, तो ये अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस निकालती है। और हाइड्रोजन गैस की जांच में वहां पर क्या आता है, चित्र आता है। उसको हमने क्या किया कि यहाँ पर जिंक है, तो जिंक का विशेष साथ में क्या किया, जेड एन का जो का होता है जेड एन, और इसके अंदर ये रहेगा से H2SO3 धनु सल्फेट अम्ल से। जैसे अभी क्लियर करें तो यहाँ पर क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस क्या होगी, यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं तो पेपर मुझे प्राप्त है, तो वो काम उस समझ में आया होगा। अब तक हमारे जिज्ञासा चैनल ये क्लास अवेलेबल है, और आप ज्यादा से ज्यादा का सपोर्ट कीजिए, जिससे जो बच्चे हैं वो इसको पढ़ पाए हैं। और मैं तो था ही कहना चाहूंगा, तो वो आपके आगे मर्जी है, बस सब।